और अब अगले सत्र की ओर जब हम बढ़ेंगे तो यहां पर भी कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस सत्र में जुड़ेंगे और हरियाणा की राजनीति के दो दिग्गज चेहरे हमारे साथ रहेंगे। उनके साथ इस सत्र में हरियाणा की राजनीति को लेकर के कुछ अहम बातें होंगी और इस सत्र में यह भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब 2024 में समय ज्यादा नहीं है। दावे पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने जरूर कर रही हैं, लेकिन उन दावों के साथ वो जनता को अपने साथ कितना कनेक्ट कर पाई हैं, ये भी साथ में समझने की कोशिश इस सत्र में होगी। जो दो खास मेहमान हमारे साथ इस सत्र में रहेंगे, मैंने कहा कि जाने पहचाने और दिग्गज चेहरे हरियाणा के, आज मैं उनका परिचय सबसे पहले आपसे करवाता हूं और उसके बाद मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। रामविलास शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व मंत्री। तालियों के साथ स्वागत करिए रामविलास शर्मा जी। अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आएं। और कुलदीप शर्मा जी, पूर्व विधानसभा स्पीकर। कुलदीप शर्मा जी, आप भी मंच पर आएं और तालियों के साथ स्वागत करें। और यह बेहद अहम सत्र है क्योंकि दो बड़े चेहरे हमारे साथ इस सत्र में जुड़ रहे हैं और इनके साथ हरियाणा में 2024 और कितना हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक माहौल है उसमें जो जनता की बातें हैं वो जनता तक पहुंची हैं। तो इस सत्र को होस्ट करेंगे मेरे साथ मेरे सहयोगी राज। ओवर टू यू। शुक्रिया आयुष, और आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच पर। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये दो वो दिग्गज नेता है जिनके बगैर हरियाणा की राजनीति या फिर राजनीति पर जो चर्चा है वो अधूरी रह जाती है। तो अब इस राजनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले रामविलास जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है आप लोगों ने उनके सुप्रीम जो नेता है राहुल गांधी, उनकी सदन की सदस्यता ही रद्द करवा दी और अब सत्याग्रह को लेकर सड़कों पर है कांग्रेस। राज जी, आपने हम दोनों एक परिवार के लोगों को बिठा दिया आज, और ऐसा अहम सवाल ये देश जो है ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। अभी नवरात्र का पर्व चल रहा है। जो हिंदू काल गणना है वो सूर्य की गति से प्रारंभ होती है। आजकल रमजान भी हमारे मुसलमान भाइयों के लिए रमजान का त्योहार कई बार मार्च में आता है, कई बार जून में आता है, परंतु नवरात्र बिल्कुल ठीक उसी तिथि पर आता है। और कबीर हमारे यहाँ एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उन्होंने एक दोहा लिखा है, कबीरा तेरी झोंपड़ी गड़कटियन के पास, कबीरा तेरी झोंपड़ी गड़कटियन के पास, करण गे सो भरण गे तू क्यों भयो उदास। ये देश जो जैसा बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से। लेकिन रामविलास जी, उदासी तो बनती है ना, अगर आप उनके नेता की सदस्यता जो आरोप लगा रहे हैं उसे खत्म करवा देंगे। और दूसरा जो आपने कहा रमजान जो है कभी आगे तो कभी पीछे, तो क्या रमजान से भी आपत्ति है इस बार जो है नवरात्रों के दौरान? नहीं, मैं देखिए आरोप भी लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है वो करती है बीजेपी। ये मैं इंडिया न्यूज का बहुत आभारी हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर जनता से रूबरू होने का समय हमको दिया। मैं हरियाणा की राजनीति का शुरू से लेकर के हम एक रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। एक डंडा है हमारा, एक झंडा है। बहुत से लोग ऐसे बीच में आए जिन्होंने कभी झंडा बदल लिया, कभी डंडा बदल लिया, कभी एजेंडा बदल लिया। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, शुरू से एक राष्ट्रवादी विचारधारा का। मैं संघ का प्रचारक रहा, जनसंघ का संगठन मंत्री रहा, 5 बार महेंद्रगढ़ विधानसभा। सर, राहुल गांधी पे जवाब नहीं आ रहा है सर। नहीं, गांधी जी का जवाब देखिए। मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, मेरा सगा भाई कुलदीप शर्मा जी यहां बैठे हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं। कुछ लोग हिंदुस्तान को किताब से पढ़ना चाहते हैं। कुलदीप जी रोहतक जिले की विधानसभा को, उस विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे यहां एक कहावत है
कि बहू तो उसको कहे ना जो सासरे में जावे, सासरे में कभी ननंद ने तीड़ पड़ावे, कभी सासू ने संक्रांत ने जगावे। मेरे भाई राहुल गांधी की मुसीबत ये है कि वो हिंदुस्तान को किताब से पढ़ना चाहते हैं, वो सावरकर को गाली देते हैं। 2 रात अंडमान निकोबार की कोठड़ी नंबर 423 में राहुल गांधी 2 रात बिता के दिखा दे। एक मां की 2 सगी संतान गणेश सावरकर, दामोदर सावरकर, एक कोठड़ी नंबर 423 में, एक कोठड़ी नंबर 224 में, एक को कोड़े लगते हैं 11 बजे, एक को कोड़े लगते हैं 3 बजे। चलिए मैं आपकी बात का, मैं बाजरा खाने वाला आदमी हूं, मेरा दिमाग थोड़ा मोटा है, तो मुझे पॉइंट बिल्डअप करने में थोड़ा समय लगता है। अब हम और कुलदीप जी खूब विधानसभा में हम आपस में आलोचना, वो अपनी पार्टी की बात करते, हम अपनी पार्टी की बात करते। आपको आलोचना का तो अधिकार है, पर हिंदुस्तान में रह करके आप कभी बैकवर्ड को गाली दें, आप फिर इंग्लैंड में जहां पर आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जिस क्लासरूम में थे, मैं राज आपको प्रमाण के सहित बात करता हूं, देयर वर 58 स्टूडेंट्स एंड व्हेन श्री राहुल गांधी क्रिटिसाइजिंग इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर, 51 स्टूडेंट्स वॉक आउट कि वी आर इंडियन। एक तो ऋषि सुनक है, प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेने जाता है, 10 डाउन स्ट्रीट के ऊपर बाहर लिखा था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। 3 चीयर्स फॉर ऋषि सुनक। उसने फोटो वायरल किया, आई एम इंडियन एंड माई डॉग इज ऑल्सो इंडियन। चलिए कुलदीप जी, नहीं मेरा पॉइंट बीच में कुलदीप जी को भी, कुलदीप जी को ले ले। मुश्किल से गर्म हुआ है, 1 मिनट में मैं, लेकिन वो आपके तवे में जो बाजरे की रोटी पकेगी उसमें समय लगेगा। कुलदीप जी को भी तो इन्वॉल्व कर लेते हैं इस डिबेट में। कुलदीप जी, जो कांग्रेस लगातार कह रही है कि बीजेपी सबके पीछे सदस्यता रद्द करवाने में, लेकिन ये तो कोर्ट का फैसला है और कोर्ट तो का जो फैसला है वो तो मानना चाहिए, कानून से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की जो सदस्यता रद्द की गई है वो कोर्ट के फैसले का परिणाम है, और सदस्यता रद्द करना मिनिस्ट्रियल एक्ट है, क्योंकि सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 उसमें ऑटोमेशन है कि एज सुन एज यू आर कन्विक्टेड यू विल बी डिसमेंबर्ड और डिस्क्वालिफाइड। क्वेश्चन अराइजेस दैट a perverse judgment has been passed. 30 days have been given by the judicial officer to Rahul Gandhi to file an appeal, and the sentence has already been suspended. So the parliamentary process, since I have been speaker and disqualification clause was with me also, I would say that the parliament, ministerial staff, and for that matter the Lok Sabha secretariat rather acted in great haste, as if heavens were going to fall if Rahul Gandhi remains a member of parliament for one single more day. So this undue haste says a lot of things. इसमें बहुत कुछ कहा गया है। राहुल गांधी को पार्लियामेंट में क्रिटिसाइज किया गया फॉर हिज स्पीचेस अब्रॉड, फॉर हिज स्पीचेस इन कैम्ब्रिज, एज रामविलास जी हैज मेंशन्ड। लेकिन उन्होंने क्या कहा? किसी ने इस बात को पार्लियामेंट में फिर रिपीट किया। 4 ministers, union ministers, have repeated in parliament. Now, question arises, as a student of law, I would say, I have practiced at bar for 28 years, that how can you condemn Rahul Gandhi without giving him an opportunity to defend himself in the parliament?
It is for the first time, probably in the history of Indian parliamentary democracy, that parliament was not being allowed to function by the ruling party, demanding apology from Rahul Gandhi. That was absurd. लेकिन सर बीजेपी तो ये कहती है कि हम गंभीरता से लेते ही नहीं राहुल गांधी को, तो डर हमें किस बात का है? क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एलिगेशन लगाकर भाग जाती है। एलिगेशन लगाकर भाग जाना को राजनीति की संस्कृति नहीं है। वाद विवाद, चर्चा, बहस, ये लोकतंत्र के नियम है, इनकी अनुपालना होनी चाहिए। आप कुछ भी कह के निकल जाओ, दैट्स नॉट गुड। रामविलास जी, ये तो गंभीर है ये आरोप, क्योंकि लगातार जो एजेंसीज हैं, सीबीआई है, ईडी है, उसके दुरुपयोग का तो आरोप हमेशा से जो है विपक्ष लगाता ही रहा है कि आवाज को दबाने की जो कोशिश है वो बीजेपी हर बार करती है, और इस बार तो सारी सीमाएं जो है वो लांघ दी गई। ये आरोप देखिए राज जी, कुछ मुकदमे तो सरदार मनमोहन सिंह जी के समय से चले हुए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये कोई महकमे नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद तो बने नहीं। 25 जून 1975 को इमरजेंसी हमने तो लगाई नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी जब जगमोहन सिन्हा हाई कोर्ट इलाहाबाद के जस्टिस साहब ने उनके चुनाव में भ्रष्टाचार साबित कर दिया। आई एम सॉरी, आई विल टेक ऑब्जेक्शन। जी। देयर वाज नो भ्रष्टाचार। नो नो, जो भी था It उनकी was- no, no, सदस्य था। no, no, please, you are a very senior वो person. चुनाव रद्द कर दिया, चुनाव रद्द कर दिया ना। उसके बाद रामविलास शर्मा जैसे छोटे कार्यकर्ता से लेके जेपी नारायण तक, मुझे तो बिहार की गया जेल में क्या जाने, वो उस दौर का बदला लिया जा रहा है? नहीं, ये उस वो दौर- सोच है क्या? अब उस वो दौर कह का रहे हैं, let him मैं complete, ये वही कहना कहने जा रहे चाहता हैं। हूं, कुलदीप शर्मा मेरे सगे भाई, ये एडवोकेट भी बहुत लाजवाब है, और हरियाणा सभा में विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रहे। राहुल गांधी की मुसीबत ये है, ना तो उसके डीएनए में पंडित जवाहरलाल जी का है, ना श्रीमती इंदिरा, इसके लेकिन ये कुछ डीएनए ये में निजी मामा पक्ष का, देखिए, मामा निजी पक्ष टिप्पणी का राजी एडमिट किया है इन्होंने कि राहुल गांधी इनके लिए मुसीबत बन गए हैं। ना, हमारे लिए कोई ये मुसीबत आपने कहा है। हम तो इसकी लंबी You उम्र are की stated- खैरियत बनाते हैं, भगवान आप- इसको आप तो- लंबी उम्र दे। आप तो- ये हमारा स्टार प्रचारक है, जितना राहुल ये गांधी को बोलता मुसीबत रहेगा मान रहे हैं, उतना अपने लिए। हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी मोदी करता रहे। चलिए सर, राहुल गांधी के बाद हरियाणा की राजनीति पर भी चर्चा कर लेते हैं। अभी कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा यहां से गुजरी, और इसके बाद जो हाथ से हाथ जोड़ने की बात भी कांग्रेस कर रही है, लेकिन हरियाणा में जो कांग्रेस की स्थिति है वो जग जाहिर है, सबको पता है। तो ऐसे में 2024 के जो चुनाव है उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी तो खुद को जोड़ने की जो चुनौती है वो कांग्रेस के पास सामने वो सबसे बड़ी है। मैं कांग्रेस के संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष रहा हूं लंबे समय तक, और निश्चित रूप से जो प्रश्न आपने उठाया है, कांग्रेस का जमीनी ढांचा या धरातल पर संगठन का ना होना कहीं ना कहीं हमारा सबसे बड़ा हैंडीकैप इमर्ज कर रहा है। 2024 के चुनाव दस्तखत दे रहे हैं, वो बात दूसरी है कि रेत की दीवारें थोड़ी सी बारिश से खुद ही ढह जाएंगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के संगठन के निर्माण को, कांग्रेस की हाईकमांड को बड़ी गंभीरता से लेकर इस पर विदाउट एनी फर्दर डिले इसके लिए करना चाहिए, ताकि हम अगले चुनाव की तैयारी की ओर बढ़ सकें। क्योंकि एक बड़ा एग्जाम्पल पंजाब रहा है, जिस तरह की वहां पर स्थितियां थी और जिस तरह से खिसका हाथ से कांग्रेस के पंजाब, तो वो स्थिति हरियाणा में भी आकर खड़ी हो सकती है। क्योंकि जो आपने कहा संगठन की मजबूती जो है, एक लंबा समय हो गया है, संगठन बन नहीं रहा, ब्लॉक और जिला स्तर की बात करें खासतौर से। लंबे समय तक क्या 8 या 9 साल हो चुके हैं कि हमारा जिला और ब्लॉक स्तर का या प्रदेश स्तर का संगठन नहीं है। उसके जो भी कारण हों वो हम अपनी पार्टी में बैठकर चर्चा करते हैं, लेकिन जब मैंने क्लियरली स्वीकार किया है कि संगठन का निर्माण न होना हमारा राजनीतिक रूप से एक हैंडीकैप है, वो तो अलग बात है। हम अपना संगठन नहीं बना पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जब लोग
लोगों का जो संगठन है वो आज की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो हरियाणा में है, उस सरकार के खिलाफ एक लोगों का संगठन खड़ा हो गया है और एक जो जन भावना है वो एक जन आंदोलन का स्वरूप अगले चुनाव में लेगी और भारतीय जनता पार्टी के नीचे से जमीन खिसकते हुए इनको पता भी नहीं लगेगा। 2024 की बात कर रहे हैं और जो बात कुलदीप शर्मा जी ने कही है कि 2024 जो चुनौती बनेगी, क्योंकि 2019 में 75 पार का जो है एक बड़ा नारा लगाया था, 40 पर रुके, तो अभी उस सब को लेकर भी आगे क्या रणनीति रहेगी या यही उम्मीद रखी जाए कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं फूट है, उसका एक फायदा मिल जाएगा? मैं भाई कुलदीप शर्मा का सच को स्वीकार करने के लिए बहुत आभारी। उन्होंने ये स्वीकार किया कि आज के दिन कांग्रेस का संगठन नहीं है हरियाणा, ये उन्होंने एक सच्चाई की स्वीकार किया और उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में जन आंदोलन बन जाएगा और उसके सहारे इनकी नैया पार होगी। कल हमारा हिसार में राज्य पन्ना शक्ति केंद्र प्रमुखों का कार्यक्रम था। 4 लोकसभा के 4000 लोग थे। उससे पहले 6 लोकसभा का समालखा में 6000 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा उसमें आए थे। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो पन्ना प्रमुख तक चला गया, यानी एक बूथ में 1100 वोट होते हैं और एक पन्ने में 60 वोट होते हैं। एक पेज के इधर होता है, एक इधर। भारतीय जनता बहन प्रियंका गांधी ने भी इनके जो सम्मेलन था उसमें ये हमारी नकल तो कर रहे हैं पर अकल के साथ नहीं कर रहे। राहुल गांधी को कहा कि बीजेपी यात्रा करती है सोमनाथ से अयोध्या तक, यात्रा तो किया परंतु वहां सावरकर को गाली दे दी। गुजरात के लोगों को नर्मदा जो पानी रोक रही थी उसको साथ में ले लिया। कन्याकुमारी में जिस पादरी को 10 साल की धर्म परिवर्तन के लिए सजा हुई उसके घर जा बढ़े। मैं ये कह रहा हूं ये भी हमारे संगठन की नकल कर रहे हैं। ये हमको नारियल भेंट करें, हमको गुरु स्वीकार करें, हमको ट्यूशन रखें, इनको हम बताएंगे कांग्रेस को कैसे खड़ा करना है। सर, जिस जन आंदोलन आक्रोश की बात कर रहे हैं कि एक जन आक्रोश और जन आंदोलन बनेगा, लेकिन फायदा तो तभी होगा ना कांग्रेस को जब आप इकट्ठा होंगे। आदमपुर चुनाव भी अभी हाल ही में वो एक एग्जाम्पल था, लगातार दावे कांग्रेस की तरफ से भी वहां किए गए थे और जिस तरह की स्थिति बनी, क्योंकि सेमीफाइनल के तौर पर उसे 2024 के तौर पर देखा गया। रामविलास जी की बात का जवाब देना बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। अति रूपेण सीताम अति अभिमानम रावण अति दानम बलिदेवो अति सर्वत्र वर्जयेत। एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस में चले गए हैं, पन्ना भी बन गया है, प्रमुख भी बन गए हैं। वो पिछले चुनाव में जब 75 पार से जमुना पार होते होते बचे थे तब वो पन्ना प्रमुख भी थे और सब लोग, ये हरियाणा की जनता है, ये बड़ा सब जानती है। और इस प्रकार के प्रचार से कि पन्ना प्रमुख आ गए हैं, कौन आ गया है, मैंने कहा ना हमारे साथ लोग हैं, पन्ने नहीं है, ये कागजी पार्टी नहीं है कांग्रेस। लेकिन लोगों का जो संगठन है, जिस प्रकार से 10 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संचालन हो रहा है, जिस प्रकार से समाज का हर एक वर्ग, खासतौर पर नौजवान, किसान, व्यापारी और कर्मचारी, किसी भी वर्ग की आप बात करें, उनमें जिस प्रकार का असंतोष है और अब लोकतंत्र के जमीनी स्तर के गांव की सरकारों के लोगों को, जिनको गांव ने पगड़ी बांध दी, उनको लठों से पीटने वाली सरकार अब अगर सपना देख रही है। देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ, हाइपर नेशनलिज्म कंट्री में इमर्ज हुआ और हम 10 सीटें आ रही। उसके 4 महीने बाद तो था ही स्टेट का इलेक्शन, और स्टेट के इलेक्शन में जो 75 पार का नारा था, उस 75 पार के नारे के झोंके में 40 सीट आ गई, वरना 10 मिनट में मुड़ जाती। इतना जनाक्रोश पिछले 5 साल की कार्यशैली के खिलाफ था। अब की जो 5 साल की कार्यशैली है सरकार की, उसके खिलाफ तो जनाक्रोश का, जन आंदोलन क्या, एक भयंकर एक भावना उभर के आ रही है। समाज का हर एक वर्ग तंग है, लाइनों में खड़े कर दिए हैं लोग। जिस प्रकार से परिवार पहचान पत्र
पेंशनर्स, पेंशन के कार्ड काटे गए हैं या बीपीएल के कार्डों को काटा गया है, कर्मचारियों को पीटा गया, मतलब कितनी ही बातें गिनाई जा सकती है। मैं मेरा एक डिस्कशन में मैं एक स्तर से नीचे नहीं जाता हूं, वो बातें मुझे कहनी आती हैं जो रामविलास भाई जी कह रहे हैं, लेकिन एक तो इनका सम्मान है और दूसरा हमारे से बड़े हैं और हरियाणा के सबसे कद्दावर नेता हैं, कद में भी सबसे ऊंचे हैं, तो इनकी बातों का उन्हीं की भाषा में जवाब देना मेरे लिए कतई महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन वास्तविकता को स्वीकार करने में देर लगती है, इनको भी लगेगी। ओवर कॉन्फिडेंस, देखिए राज जी, ओवर कॉन्फिडेंस की बात भाई कुलदीप जी कह रहे हैं। अभी जिला परिषद के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने एक तो क्रेडिट ये मान रहे हैं कि पंचायतों के चुनाव बीजेपी सरकार ने कराए, जिला परिषद के चुनाव बीजेपी ने कराए, ब्लॉक समिति के चुनाव बीजेपी ने कराए और उनमें चुनकर के अधिकांश जिला परिषदों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के आए। और ओवर कॉन्फिडेंस की बात मैं नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस नहीं, अभिमान की बात नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस और अभिमान में बहुत फर्क होता है। अब देखिए, पूर्वांचल में राज्य चुनाव हुए, मिजोरम में चुनाव हुए, त्रिपुरा में चुनाव हुए, नागालैंड में चुनाव हुए, मेघालय में चुनाव हुए, चाइना के बॉर्डर पर किरण रिजिजू चाइना के 40 किलोमीटर सीमा से इधर उनका गांव है। त्रिपुरा में दोबारा से पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनी, नागालैंड में हमारी मदद से सरकार बनी। आज पूरे देश में एक कुलदीप शर्मा जी भूपेंद्र हुड्डा जी के मित्र हैं, बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, पर मेरा तो भाई है। भाई हैं आप इनके? हाँ, हम भाई हैं, एक माँ की दो सगी संतान। स्पीकर साहब बैठे हैं। नहीं, स्पीकर साहब क्या, फॉर्मर स्पीकर, स्पीकर इज ए फ्रेंड ऑफ एवरीबॉडी। ये स्पीकर वो आपके अजीज हैं। तो मैं राज जी ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को केवल कोई आदमी ये कहे कि मैं डरता नहीं हूं, आप डरते नहीं हैं, ये कौन सी बहादुरी की बात है। हमारे यहां गांव में, मैं क्योंकि गांव का हूं, मेरी भाषा में गांव है, तो हमारे यहां गांव में कोई कमजोर आदमी होता है ना, वो अपनी बहू के ऊपर रोब झाड़ने के लिए एक पौवा पी करके अंधेरे में उसको कहेगा मैं आज ऐसा कराया उस आदमी को, तू सुन नहीं सकती। जादू हिंदुस्तान उसको मानता है राज जी, जो सर पर चढ़ के बोले। 26,000 बच्चे यूक्रेन में भारत के पढ़ रहे थे, नरेंद्र भाई मोदी ने पुतिन को कह दिया, जेलेंस्की को कह दिया 24 घंटे कोई गोली नहीं चलेगी, कोई बम नहीं होगा। मेरे बच्चे, पाकिस्तान के भी बच्चे तिरंगा लेकर के वापस आए। सरदार मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, माननीय प्रधानमंत्री, शिकागो में एयरपोर्ट पर कोट उतरवा लिया। और अभी G20 की बैठक में नरेंद्र भाई मोदी का भाग करके खौवा पकड़ा जो बाइडेन ने। नरेंद्र भाई मोदी, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन हूं। आज हिंदुस्तान की जो स्थिति है, G20 की अध्यक्षता 85% ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड G20 रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी अध्यक्षता आज हिंदुस्तान के पास है। कुलदीप जी, ये बात तो 3 चरणों में बात की है जी, पहले जवाब देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। पहला चरण था, इन्होंने ये नागालैंड पहुंच गए और त्रिपुरा पहुंच गए, असम की पहाड़ियों पे। देखिए, कंट्री के जो स्टेट का पॉलिटिकल पैटर्न है उसको थोड़ा देखिए आप, उससे आंख हटाना अपने आंख बंद करने वाली बात है। अब बंगाल से शुरू हो जाइए, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये जो स्टेट पैटर्न है, पंजाब और अब हिमाचल, ये इन स्टेट्स में एक मैंडेट, बहुत बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इमर्ज होकर आया था। तो क्या दूसरी बात की इन्होंने कि नरेंद्र मोदी जी का वहां सम्मान हुआ,
हमें बड़ा गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है। जब वो कहीं विदेश जाते हैं तो भारत के प्रतीक के रूप में जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जाते हैं। इसलिए उनका अगर अमेरिका अब वो भारत नहीं है, उस छाया से निकला हुआ भारत है। इंदिरा, राजीव और मनमोहन सिंह के समय में दुनिया की चौथी मिलिट्री पावर, पांचवी बड़ी आर्थिक शक्ति और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हम वर्ल्ड के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। हम वो इंडिया नहीं है, उस इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं प्रधानमंत्री जी। और किसका कॉलर पकड़ लिया ये बातें कहने से। लेकिन सर, आपके नेता जो है सवाल भी तो खड़ा करते ही है ना, जब विदेश दौरे पे प्रधानमंत्री होते या सेना की बात हो। खैर, वापस हरियाणा की राजनीति पे आते हैं। अभी जो एमसीजी चुनाव हैं 3 नगर निगम के, अभी जिला परिषद का एक चर्चा का विषय और था जी कि भाई साहब ने चर्चा की जिला परिषद की और पंचायत के चुनाव की। मैं मुबारकबाद देता हूं कि 2 साल के अंतराल के बाद ये पंचायत के चुनाव करवा पाए, और अब 3 या 4 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव होने, उनको निरंतर टाला जा रहा है। और हमने चुनौती दी थी कि जिला परिषद के चुनाव आप डायरेक्ट इलेक्शन करवाइए। वो जिला परिषद के चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ नहीं गए। अब क्या है कि मनस्थिति ये रहती है, जो जिला परिषद के मेंबर्स बन जाते हैं वो सोचते हैं कि सरकार है, रूलिंग पार्टी है, उससे ग्रांट लेना है, उसी से साथ चल के हमें डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो उन लोगों का एक गठजोड़ बन जाता है और वो उसको भारतीय जनता पार्टी, एक मुझे याद आ गई बात, 3 आदमी थे, एक कहने लगा कि सबसे कौन बढ़िया चीज बनाएगा, तो एक ने बहुत पतला बाल बना दिया, एक ने बहुत पतली तार बना दी। जब एक हरियाणा के बीजेपी का नंबर का आया तो वो उस पतली तार पे अपनी मोहर लगा के आ गया कि मेड इन बीजेपी। वो बात नहीं है। डोंट से देश के भी हम इसको कर रहे हैं या हम ही इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। राजनीति को धरातल पर स्वीकार करने की संस्कृति होनी चाहिए, अपने विरोधियों के सम्मान की संस्कृति होनी चाहिए। देश के अंदर ये ईडी था, ये सीबीआई थी, ये और भी संस्थाएं थी जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, जिन पर हम सवाल उठा रहे हैं, जो आज सुप्रीम कोर्ट की कॉग्निजेंस में है इनके कंडक्ट। कभी इनका इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी की गंगा बह रही है जिसमें स्नान करके अपवित्रो पवित्रो भवतु, सारे अपवित्र पवित्र हो रहे हैं। हमारे हरियाणा के नेता नाम लेना ठीक नहीं है। वो कुछ दिनों पहले अभी इशारों में बात कर रहे हैं, उनके पुत्र भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने उनको शपथ दिलाई है। उनके ऊपर 435 करोड़ रुपए के और 1200 करोड़ रुपए के और 2000 करोड़ रुपए के, और वो बीजेपी की गंगा में स्नान करने के बाद सब समाप्त। लेकिन सर, ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है कि जो नेता जो एक एक करके दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं? खैर, जो एमसीजी इलेक्शन की मैं बात कर रहा था, मैं कह रहा हूं, देखिए ये देश किस संस्कृति से गुजरा है जी। अटल जी सन 57 के अंदर पार्लियामेंट में बन के आए और उन्होंने अपना मेडन स्पीच दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री, बहुत बड़े नेता। जब अटल जी बोले तो उनके सम्मान में नेहरू जी ने कहा, दिस यंग बॉय इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वन डे। अपने विरोधियों के भी सम्मान की संस्कृति। एक समय आया जब इंदिरा जी वॉर पार्लियामेंट में थी, पाकिस्तान के साथ 71 का युद्ध था। अटल जी विपक्ष के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी उस टाइम एक बहुत छोटी सी पार्टी हुआ करती, उसके वो नेता थे। उन्होंने सदन में कहा, ये इंदिरा नहीं, ये दुर्गा है। चुनाव के मैदान में 2-2 हाथ, लेकिन देश के युद्ध में एक साथ। एक ये संस्कृति थी। समय का तीसरी संस्कृति जी, जब देश के ऊपर नरसिम्हा राव का समय था, यूएनओ में भेजना था, कांग्रेस के पास टैलेंट की कमी नहीं थी, हम भेज सकते थे बहुत लोगों, लेकिन नरसिम्हा राव ने चूज किया अटल बिहारी वाजपेयी को यूएनओ में हिंदुस्तान को डिफेंड करने। हम इस समय का अभाव, इन आरोपों पे एक छोटा सा आपका कमेंट, एक छोटा सा कमेंट। एक बात कही, मैं कुलदीप जी को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने उन बातों का उद्धृत किया। इंदिरा जी 71 में बांग्लादेश जा रही थी, अटल जी से आशीर्वाद लेने आई। अटल जी ने कहा कि दुर्गा भवानी बनकर के लड़ो,
पूरा देश तुम्हारे साथ है। पर ये संस्कृति लेकिन एक लेकिन आदमी कांग्रेस ये कह रही है सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांग रहा है। 1995 में नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। अभी जो कैम्ब्रिज में पूछा, वन ऑफिसर ऑफ ब्रिटेन पुलिस, ये बात उनको याद दिलाई कि आप तो ये कह रहे हो। वाजपेयी जी 95 में नरसिम्हा राव ने जिनेवा में इसलिए भेजे कि सलमान खुर्शीद और सरदार मनमोहन सिंह कश्मीर हार रहे थे। तब मनमोहन चलिए, सिंह जी बहुत ने सारे फोन किया। और तब सवाल है, आप जब दो ये दिग्गज बात नेता नहीं थी। मंच पर होते हैं मैं थोड़ा सा ये बता दूं तो एक मिनट, कारगिल का युद्ध हुआ। ये आई एम अनुरोध है आप दोनों से, क्योंकि समय का अभाव है। जी। ये आपके मंच को क्रेडिट जाएगा। आपने एक ऐतिहासिक बात ये कही। ये राजनीतिक संस्कृति को जिसमें मेरा पालन हुआ उसको क्रेडिट दो आप। अटल जी को कहा कि कश्मीर लेकिन सर, अब जा रहा है। इतिहास को दोहराना तो अटल जरूरी जी ने है, कहा लेकिन कि मैं जाऊंगा। आम लोगों से जो जुड़े हुए मुद्दे एक हैं आम वो लोग- भी बड़े अहम है और ये कहीं ना कहीं वो नहीं, छूट जाते हैं। भारत जब के हम देख इतिहास करते हैं। को बच्चों ज्ञानचंद को गुप्ता जी बताना भी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक सेकंड अगला में मैं सत्र अपनी के बात साथ शुरू कहूंगा। करेंगे सर, समय का अभाव है। सिर्फ एक सेकंड। जी। देखिए, कारगिल का युद्ध हुआ, किसी ने देश के सामने चुनौती थी। किसी ने अगर ये प्रश्न पूछा कि देश की सरहदों में ये लोग आकर बैठ गए, आप सो रहे थे क्या, तो क्या वो देशद्रोह है? पूछना हमारा हक है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कारगिल के युद्ध के लिए खरीदे गए कॉफिन्स में भी दलाली खाई गई थी। ये जिस शुचिता की बात करते हैं राजनीति में, जिस राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, उसको खुद प्रैक्टिस करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष 1 लाख रुपए की रिश्वत का अपने ड्रॉर में डालते हुए सारी दुनिया ने देखा है। किस ईमानदारी की बात करते हैं? ये कभी नहीं हुआ। ये कैसे नहीं हुआ है? उनको आपने हटाया। अरे नरसिम्हा राव जी जब कश्मीर हार रहा था, अडवाणी जी, मनमोहन सिंह जी ने फोन किया कि कश्मीर हिंदुस्तान के नक्शे विचों जा रहा है, एक बंदे दे नाल दुनिया की सहमति हो सकती है, वो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी वेंट देयर और वाजपेयी ने कहा मैं तुम्हारा लिखा हुआ नहीं पढ़ूंगा। 86 कंट्रीज वर देयर। तब उन्होंने कहा 47 से पहले ये गगन एक था, ये चमन एक था, ये जमीन एक थी, ये आसमान एक था। और 47 में हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों की आबादी 2.5 करोड़ थी और पाकिस्तान में 1 करोड़ 27 लाख हिंदू थे। आज 95 में 16 करोड़ मुसलमान भाई हिंदुस्तान में हैं और पाकिस्तान में 1 करोड़ खत्म हो गए, 27 लाख बचे हैं दुनिया के लोगों। जेनोसाइड किसका कहां हो रहा है? देन दे आर। चलिए, बहुत सारे और सवाल हैं हैं जिनके जवाब लेने थे, लेकिन समय का अभाव है सर। मैं माफी चाहूंगा। रामविलास जी को, प्रधानमंत्री थोड़ी, रामविलास जी को मैं प्राइम मिनिस्टर अपने से कम आंकड़े नहीं। दुरुस्त करने चाहिए कि कितने समय में कितने क्या थे। उस पर ही नीड्स टू स्टडी, अपडेट हिमसेल्फ। खैर, देश के अंदर ये नहीं चलेगा बहुत लंबे समय तक। देश में टेलीविजन पर हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले हम हैं। इस देश की सेना है, इस देश उस समय का नेतृत्व है। 1965 की लड़ाई पाकिस्तान हारा, उस समय का नेतृत्व था लाल बहादुर शास्त्री जिसको आज भी देश में श्रद्धा की दृष्टि से पूजा जाता है। हम उस संस्कृति और उस इतिहास के लोग हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? लेकिन एक चीज बता रहा हूं, इनके शीर्षस्थ नेता श्री माननीय श्री लाल कृष्ण अडवाणी, जो देश में अखंड भारत की कल्पना लेकर पाकिस्तान गए थे, सबसे पहले जाकर जिन्ना की कब्र पर जाकर उन्होंने माथा टेका था। और जब हिंदुस्तान आए तो आरएसएस ने उसको स्वीकार नहीं किया और उनको अपना पद छोड़ना पड़ा और उनको राजनीति छोड़नी पड़ी। आज वो घर बैठे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। बहुत धन्यवाद। इन पर बात करनी थी, लेकिन समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रामविलास शर्मा जी और कुलदीप शर्मा जी, पूर्व विधानसभा स्पीकर। मुझे लगता है कि आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती ही रहेगी जब दोनों ही पार्टी के नेता यहाँ पर होंगे, और मुझे लगता है कि शायद कितना भी समय होगा कम पड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मंच के आज के कार्यक्रम को